हेलो, वेलकम टू माय हिंदी पाठशाला। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पाठ 7 कराने वाली हूँ। ठीक है, आरोह भाग 2 से 12th क्लास की हिंदी। ये तो सब आप जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो एक महान कवि थे। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर व्याख्या वगैरह कराने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा कबीर के बाद यदि किसी फक्कड़ एवं निर्भीक कवि का जन्म हुआ है तो वो निराला जी हैं। काव्य में कबीर का फक्कड़पन एवं निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना साकार होती थी। वे एक ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ साथ रूढ़िवादी विचारों को तोड़ डाला था। काव्यों के क्षेत्र में अपने नए नए प्रयोग से युगांतकारी परिवर्तन किए, यानी कि एक के बाद एक कवि मिलते गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शमशेर बहादुर सिंह को सुमित्रा नंदन पंत जी मिले, फिर अब कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, है ना, और सूर्यकांत जी, ये सब आपस में कवि दोस्ती गहरी बनती गई और कारवा बढ़ता गया, है ना। तो जीवन परिचय देखते हैं इनके। मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला जी का जन्म सन 1989 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मोदिनीपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के हाई स्कूल में हुई, है ना। इनको बचपन से घुड़सवारी, कुश्ती और खेती का काफ़ी शौक था। ये अल्पायु के थे जब इनके माता का पिता का स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू का काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी पारिवारिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, है ना, काफ़ी कष्टदायक थी, क्योंकि इनकी कुछ समय बाद ही इनकी बहन का स्वर्गवास भी हो गया था। इनके पिता का नाम राम साई त्रिपाठी था। इनके विवाह के बाद इनकी पत्नी ने एक पुत्र एवं एक पुत्री को जन्म दिया। कुछ समय बाद इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। ठीक है, इसी समय इनका जो परिचय हुआ वो उनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो एक महान कवि थे। उनके सहयोग से इन्होंने सम्मान्य और मतवाला नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। अपने उदार एवं सीधे स्वभाव के कारण उन्होंने काफी कष्ट एवं कठिनाइयों का सामना भी किया। इसके बाद इन्होंने सरोज स्मृति नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया, जो सर्वश्रेष्ठ गीत के नाम से विख्यात है। निराला जी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। वो दोनों भी बहुत अच्छे कवि थे। इनकी कविताओं में छायावादी, प्रगति, रहस्यवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है। सन 1961 ईस्वी में इनका भी देहांत हो गया। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना, है ना, संस्मरण आदि लिखे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति, पूजा, सरोज स्मृति, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीत। अन्य रचनाएं देखते हैं इनकी। कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपराबेला, नैपथ्य, आराधना, अर्चना आदि इनकी सुंदर रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं। निराला जी की गद्य रचनाएं इस प्रकार है: लिली, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। साहित्यिक विशेषताएं। निराला जी की काव्य की साहित्यिक विशेषताओं में निम्नलिखित विधुओं से स्पष्ट किया गया है। विद्रोह का स्वर। निराला जी छायावादी कवियों की अपेक्षा अधिक विद्रोही एवं स्वच्छंदता प्रेमी थे। वे अपने संपूर्ण जीवन में विद्रोह एवं संघर्ष ही करते रहे। देश प्रेम में अभिव्यक्ति। निराला जी चाहते थे देश का भाग्योदय हो, देश की जनता भाविभोर हो उठे और भारतीय वंदना जागो फिर एक बार, तुलसीदास, वीर शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में देशभक्ति से परिपूर्ण भाव प्रकट किए हैं। सामाजिक चेतना। निराला जी चाहते थे देश का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। सरस्वती वंदना में उन्होंने यही वेदना प्रकट की है। मानव समाज में नवीन शक्तियों का उदय हो, यह प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, यानी कि वो कहना चाहते थे हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। रहस्य चित्रण। निराला जी की रचनाओं में रहस्यवादी भावना, जिज्ञासा और कौतूहल के रूप में प्रकट हुई हैं। तुम और मैं उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उनका रहस्यवादी स्वर छिपा हुआ है।
प्रकृति चित्रण निराला जी की कविता के अंतर्गत प्रकृति का अपना एक विशेष स्थान रहा है। उनकी प्रकृति संबंधी चित्र बड़े सजीव हैं। उनकी दृष्टि में बादल, प्रपात, यमुना आदि सब कुछ चेतन है। रस योजना निराला जी ने श्रृंगार रस, वीर रस, रोद रस, रूप रस आदि का सफल प्रयोग किया है। उनकी काव्य कृति जूही की कली में हिंदी साहित्य को श्रृंगार की मधुर अनुभूति से झंकृत कर दिया है। उनकी कविता में श्रृंगार, वीर रस का प्रयोग हुआ है। जागो फिर एक बार इसका मेन उदाहरण है। भाषा शैली निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कोमल कल्पना के अनुरूप उनकी भाषा में भी कोमलपन है। भाषा बहुत ही सरल एवं प्रभावपूर्ण है और उसमें संगीत की मधुर आवाज समाई हुई है। अलंकारों को उन्होंने काव्य का साधन माना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकारों को विशेष स्थान दिया है। साहित्यिक अवदान देखते हैं। हिंदी साहित्य में निराला जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके कृतित्व में छायावादी, प्रगतिवादी दोनों युगों के विचारधाराओं का सुंदर समन्वय है। उन्होंने छंद, भाषा और भाव आदि को नवीनता प्रदान की है। अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण निराला जी लखनऊ छोड़कर इलाहाबाद आ गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना करते हुए व्यतीत किया। मैंने आपको जीवन परिचय कराया है इनका, ठीक है। आप देखते हैं बादल राग की कविता की व्याख्या बहुत आसानी से शब्दों में समझते हैं। यहाँ पर जो है जो बादल है उनको क्रांति दूत बताया गया है और जो गरीब किसान है उनका मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर निराला जी की ये एक विशेष कविता है। यहाँ पर कवि कहता है कि पवन रूपी नाव जिस प्रकार तैरती है उसी प्रकार सभी लोगों के मन में एक डर हमेशा रहता है, खतरा मंडराता रहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कोई भी संसार में सुखी नहीं है, हर लोग दुखी है। कोई ना कोई किसी न किसी बात से दुखी है, ठीक है। सबको किसी न किसी बात का दुख सताता रहता है। और कवि आगे कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी नई नई अभिलाषा या इच्छा। क्रांति के दूत लोगों से भरी हुई अपेक्षाएं हैं, मतलब उनको बादलों से काफी अपेक्षाएं हैं। जब बारिश आएगी तो जो बीज होंगे वो अंकुरित होंगे और जो पौधे होंगे वो वृक्ष बनेंगे, ठीक है। कभी आगे संबोधित करते हुए कहते हैं तुम्हारी जो आवाज है बादलों वो मजबूत ढोल के समान है और जब तुम पृथ्वी पर बरसते हो तो जो सोए हुए बीज जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और सतर्क भी हो जाते हैं। तुम्हारे कारण इन पौधों में एक नई सोई हुई आस जाग जाती है। अब ये अंकुरित से बाहर निकल रहे होते हैं और बादलों को बार बार देख रहे होते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यही है, जैसे छोटे छोटे पौधों को एक नई खुशी मिलती है बारिश के आने से, वैसे निम्न वर्ग के लोगों को एक जैसे किसान होते हैं उनको बहुत खुशी होती है कि अब बादल आएंगे तो हमारी फसल भी उसी प्रकार अच्छी होगी। और मूसलाधार बारिश की गर्जना से उनको अनुभव होता है कि अब मतलब कहते हैं ना कि अब खतरा मंडराने वाला है, तेज बारिश के कारण खतरा मंडराने वाला है। तो जो किसान होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको जीवन परिचय कराया है इनका, ठीक है। आप देखते हैं बादल राग की कविता की व्याख्या बहुत आसानी से शब्दों में समझते हैं। यहाँ पर जो है जो बादल है उनको क्रांति दूत बताया गया है और जो गरीब किसान है उनका मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर निराला जी की ये एक विशेष कविता है। यहाँ पर कवि कहता है कि पवन रूपी नाव जिस प्रकार तैरती है उसी प्रकार सभी लोगों के मन में एक डर हमेशा रहता है, खतरा मंडराता रहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कोई भी संसार में सुखी नहीं है, हर लोग दुखी है। कोई ना कोई किसी न किसी बात से दुखी है, ठीक है। सबको किसी न किसी बात का दुख सताता रहता है। और कवि आगे कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी नई नई अभिलाषा या इच्छा। क्रांति के दूत लोगों से भरी हुई अपेक्षाएं हैं, मतलब उनको बादलों से काफी अपेक्षाएं हैं। जब बारिश आएगी तो जो बीज होंगे वो अंकुरित होंगे और जो पौधे होंगे वो वृक्ष बनेंगे, ठीक है। कभी आगे संबोधित करते हुए कहते हैं तुम्हारी जो आवाज है बादलों वो मजबूत ढोल के समान है और जब तुम पृथ्वी पर बरसते हो तो जो सोए हुए बीज जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और सतर्क भी हो जाते हैं। तुम्हारे कारण इन पौधों में एक नई सोई हुई आस जाग जाती है। अब ये अंकुरित से बाहर निकल रहे होते हैं और बादलों को बार बार देख रहे होते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यही है, जैसे छोटे छोटे पौधों को एक नई खुशी मिलती है बारिश के आने से, वैसे निम्न वर्ग के लोगों को एक
जैसे किसान होते हैं उनको बहुत खुशी होती है कि अब बादल आएंगे तो हमारी फसल भी उसी प्रकार अच्छी होगी, किसानों को नई दिशा दिखेगी। लेकिन ज्यादा मूसलाधार वर्षा के कारण उनको आभास हो जाता है कि खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि फसलों का नुकसान होने वाला है। इसीलिए सभी जो किसान होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार बादलों का प्रभाव छोटे वृक्षों पर पड़ता है, उसी प्रकार बड़े बड़े वृक्षों को ज्यादा हानि होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर वो टूटकर गिरे हुए होते हैं। और कवि का कहना है कि पूंजीपात अमीर धनी लोग जो होते हैं उनका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है ना, क्योंकि ये लोग बादलों की गर्जना मात्र से ही सुनकर कांप उठते हैं। और क्रांति दूत बादल तुम वज्रपात से लेटे हुए उन ऊंचे सैकड़ों वीरों के समान हो, जो आसमान छूने की आशा में सारी बाधाओं को पार करके सैकड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो। आगे कवि कहता है कि छोटे छोटे पौधे बादलों के आने की खुशी में नाचते झूमते हैं और चारों ओर हरियाली छाई हुई रहती है, तथा वृक्ष एवं पौधे ऐसे मटक रहे होते हैं मानो तुम्हें अपने पास बुलाकर गले लगाना चाहते हो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि क्रांति का इतना प्रभाव छोटे लोगों पर नहीं पड़ता जितना कि अमीर लोगों पर पड़ता है। और इस प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में खुशी की लहर ज्यादा दिखाई देती है, वही धनी लोग में समस्या उत्पन्न हो जाती है। कवि कहता है कि बादल की गर्जना और आंधी की तूफान के कारण धनी व्यक्ति को डर रहता है कि कहीं उनकी महंगी और ऊंची इमारतें गिर ना जाएं। और जैसे कमल और कीचड़ के माध्यम से, कवि कहता है कि बाढ़ का पानी हमेशा कीचड़ में आकर गिरता है और वर्षा का जल कमल पर गिरता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। और कवि आगे कहते हैं कि अमीर लोग जल्दी ही घबरा जाते हैं, किंतु गरीब व्यक्ति प्रकृति के हर परिणाम से खुश होते हैं। कवि आगे कहता है कि जिस प्रकार छोटा बच्चा रोग से ग्रसित होने पर या चोट लगने के बाद भी मुस्कुराता है, उसी प्रकार गरीब व्यक्ति निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं वो हर प्रकार से खुश रहते हैं। लेकिन वही धनी और पूंजीपति लोग बादल के डर से भी व्याकुल हो जाते हैं, यानी कि उनकी गर्जन से भी वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर सताता है कि वर्षा के कारण कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। और धनी लोग अपनी प्रतिमा से भी लिपट कर भी डर से कांप रहे होते हैं और अपना मुंह ढक लेते हैं या छिपा लेते हैं, और बादलों के केवल गर्जन मात्र से ही उन्हें खतरा महसूस हो जाता है। कवि आगे कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, अब तो आ जाओ, गरीब किसान तुम्हें पुकार रहा है। जो जमींदारों का सताया हुआ है, अब उनकी हड्डियां भी बहुत कमजोर हो गई हैं और शरीर बूढ़ा हो गया है। हे क्रांति के दूत बादल, अब तो आ जाओ और खूब बरसो और गरीब किसानों की मदद करो, ताकि फसल अच्छी हो और गरीब किसान खुश हो। बच्चों, मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और बादल कविता की व्याख्या बहुत आसानी के शब्दों में समझा दी है, बहुत शॉर्ट में समझाई है और अच्छे से समझाई है। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको पेपरों में आसानी हो। और मिलते हैं प्रश्न उत्तर की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।